सभी का हमारे इस कार्यक्रम न्यूज उषा वीकली रिव्यू में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय जो मैं लेकर के आया हूं वो अत्यंत ही संवेदनशील है। आज का विषय का संबंध प्रतियोगी परीक्षाओं से हो या ना हो, हालांकि इनका जिन तथ्यों को मैं रखूंगा वह निश्चय ही अत्यंत उपयोगी होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषकर आईएएस मुख्य परीक्षा, राजनीति विज्ञान के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए। फिर भी मैं आज का यह विषय किसान के रूप में लेकर के आया हूं, एक किसान पुत्र के रूप में लेकर के आया हूं। और इस विधेयक का संबंध चूंकि किसानों से है और इस विधेयक का प्रभाव किसानों के ऊपर क्या पड़ेगा या आम नागरिकों के ऊपर क्या पड़ेगा, तो उसकी जो मैं समीक्षा करूंगा एक किसान पुत्र के रूप में करूंगा, ना कि एक यूपीएससी के फैकल्टी के रूप में या राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में करूंगा। मैं आपको बता दूं कि किसान विधेयक 17 जुलाई को, जिसमें 17 सितंबर को 3 विधेयक पारित किए गए हमारी लोकसभा में। हालांकि इसमें एक विधेयक पहले पारित किया गया था, 2 विधेयकों को और पारित किया गया है और सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि यह किसानों की कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो क्या है यह विषय और इसको लेकर के इसके विरोध में जो सड़कों पे किसान आंदोलित हैं वह क्यों आंदोलित हैं? क्या वे विपक्ष के द्वारा भरमाए गए हैं या फिर सत्ता पक्ष हमें बरगलाने का प्रयास कर रहा है हम किसानों को और हम सरकार के विरोध में उतरे हुए हैं? तो हमारी मांग क्या है, इस पर साधारण शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा अपने किसान भाइयों को। 3 विधेयकों को बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपके बीच में लाऊंगा। तो सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि वह 2022 तक भारतीय किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, आर्थिक निदान के लिए प्रयासरत हैं और वे चाहते हैं कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, विशेषकर लघु और सीमांत किसानों की आय को। इसी संदर्भ में उन्होंने 5 जून को 3 अध्यादेश किसान कल्याण हेतु लेकर के आए। अब वही अध्यादेश वर्तमान समय में चूंकि संसद की बैठक चल रही है तो विधेयकों के रूप में संसद में रखा गया है और दावा यह है कि यदि ये 3 विधेयक पास हो गए तो किसानों का कल्याण सुनिश्चित होगा। ये सरकार की मान्यता है। वहीं विपक्ष का दावा है कि यह विधेयक किसान कल्याण के लिए नहीं है बल्कि इसमें पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का कल्याण निहित है, इसमें व्यवसायियों का ही जुड़ा हुआ है और यह किसानों के लिए अहितकर होगा। इसी बात और इसी विवाद को लेकर के जब 17 सितंबर को यह बिल पारित किया गया तो उस दौरान भारत की कृषि और प्रसंस्करण मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर जो कि पंजाब राज्य से आती थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने यह बताया नहीं कि किस बात पे लेकर के नाराज हैं। उनका कहना यह था कि मैं इस विधेयक से असंतुष्ट इसलिए हूं क्योंकि सरकार ने किसानों को इसमें शामिल नहीं किया या राय नहीं ली और पंजाब और हरियाणा के किसान इस विधेयक के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रही हूं। इसी के साथ हम हरसिमरत कौर के इस्तीफे के साथ ही अकाली दल और बीजेपी का एक पुराना गठबंधन टूटने का भय दिखाई दे रहा है। तो अब हमको ये देखना है कि वास्तव में ये जो किसान विधेयक हैं 3, ये किसानों के लिए उपयोगी हैं या इनके लिए अनुपयोगी हैं या किसान विरोधी हैं। 3-4 दिन से आप लोगों ने काफी कंटेंट देखा होगा। हालांकि मैं भी काफी मीडिया डिबेट को देखा हूं और सोशल मीडिया पे जो हमारे बुद्धिजीवी निकल करके आ रहे हैं जिनका खेती किसानी से कोई संबंध नहीं है, वे ज्यादातर इन विधेयकों का समर्थन कर रहे हैं और साबित करने पर तुले हुए कि यह विधेयक जो है कहीं ना कहीं किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक है। अम्मा भैया कभी जमीन पर उतरे हो, खेती किए हो, किसानों की समस्या से अवगत हो या इस विधेयक में जो बातें कही जा रही हैं वह सैद्धांतिक तौर पर जितनी बेहतर है क्या व्यवहारिक तौर पर भी किसानों के लिए उपयोगी है? इसका कभी परीक्षण किया है? शायद नहीं। बंद कमरे में एयर कंडीशन चेंबर में बैठ करके सिद्धांत के आधार पर किसी विधेयक का समर्थन कर देना तो आसान है, लेकिन जब व्यवहारिक अनुप्रयोग की बात आती है और जब उसका प्रभाव हम किसानों के ऊपर पड़ता है तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, तुम्हारे कुतर्कों को नहीं चुकाना पड़ता। तो क्या है खामियां, क्यों इसका विरोध हो रहा है, आज इसको मैं साधारण शब्दों में समझाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि ये विरोध जो किसान आंदोलित हम वैसे ही हैं विपक्ष के बरगलाव पे नहीं है।
तो सिंपल भाषा में तीनों विधेयक को समझें और साधारण शब्दों में इसकी आलोचना का आधार समझें या किसान आंदोलित क्यों है उसको समझें। सरकार की नीति सही हो सकती है नैतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक अनुप्रयोग पर कितनी सही है इसको हम परखेंगे साधारण शब्दों में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर यह सरकार जो इनके कल्याण की बात कर रही है 3 विधेयकों के जरिए, उनमें समस्याएं क्या है। तो सबसे पहला विधेयक जो इनका है वह है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यानी दी एसेंशियल कमोडिटीज बिल 1955। हम भाई पूर्वांचल और बिहार के किसान ज्यादा अंग्रेजी शब्दों के उलटफेर में नहीं पढ़ेंगे, समय गंवाने से बचेंगे और साधारण शब्दों में इसको समझेंगे। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, 3 विधेयकों में यही एक ऐसा विधेयक है जो बिना विरोध के लोकसभा में पारित हो गया, और बाकी जो विधेयक हैं उन पे विवाद ज्यादा है। तो क्या मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को ना छूं? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भी खामियां हैं जिसकी कीमत किसानों को भले ना चुकता करनी पड़े हो, लेकिन आम जो भारतीय है जिसकी आय का स्तर काफी नीचे है, या किसानों से जो खरीद कर जो बाजार उपभोक्ताओं के पास पहुंचता है, लाया जाता है व्यापारियों के द्वारा, उन उपभोक्ताओं पे इसका प्रभाव गहरा पड़ रहा है। इसलिए इस विधेयक पर भी मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या कह रहा है। यह अधिनियम 1955 में लाया गया था नेहरू सरकार के द्वारा, या उस दौर में भारत की समाजवादी व्यवस्था की तरफ हम झुकने जा रहे थे, या उस दौर में गुटनिरपेक्षता के मार्ग पर चल रहे थे। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याण करना। तो सरकार उस वक्त नियम लेकर के आई थी कि गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन और आलू, प्याज जैसी कुछ वस्तुओं को व्यापारी बड़ी मात्रा में स्टॉक नहीं करेंगे, यानी संग्रहित करके नहीं रखेंगे, एक सीमित मात्रा में ही स्टॉक कर सकते हैं। क्यों ऐसा सरकार ने किया? ताकि बाजार में इन वस्तुओं की कमी उत्पन्न ना होने पाए और आम आदमी को जीवन मर्रा की ये वस्तुएं सुलभ कीमत पर उपलब्ध हों। मामला समझ में आया? सुलभ कीमत पर उपलब्ध हों। यह सरकार कह रही है कि वो जमाना कुछ और था। उस दौर में उत्पादन कम हुआ करता था, संसाधनों की कमी थी, इन मूलभूत आवश्यकताओं की कमी थी। यह विधेयक उस दौर के हिसाब से जायज था, आज के हिसाब से जायज नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन करने की जरूरत है। यह वह विधेयक है जो आसानी से पारित हो गया, कोई विपक्ष भी विरोध करने वाला नहीं आया, और ना आपने सोशल मीडिया या मीडिया डिबेट में किसी कर्णधार द्वारा इसके बारे में सुना होगा। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो क्या चीज है ये? तो जो वो नियम बना था, तो उस सीमित मात्रा से जो भी पूंजीपति या व्यापारी किसानों से ये सामग्रियां लेकर के अधिक स्टॉक करता था, तो मान लिया जाता था कि वह काला बाजारी कर रहा है। तो ये करते क्या थे व्यापारी काला बाजारी में, कि बड़ी संख्या में किसानों से उत्पाद खरीदते थे, इन्हें अपने गोदामों में रख लेते थे। अब जब बाजार में जो कमोडिटीज की क्राइसिस आती थी, यानी वस्तुएं कम पड़ जाती थी, तो ऊंचे दाम पर फिर उन्हीं वस्तुओं को बेच देते थे। तो इस पर ही लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह कानून लाया था। यह सरकार कह रही है कि इससे काला बाजारी बढ़ रहा था। प्रभु, ये काला बाजारी बढ़ाने के लिए नहीं था, काला बाजारी पर रोक लगाने के लिए था। अब इसने इस विधेयक के जरिए क्या किया है, स्टॉक की सीमा को खत्म कर दिया है और कहा है कि सामान्य वस्तुओं पे जो दाल, ये जो गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन और आलू और प्याज जैसी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, अब इनको आवश्यक वस्तुओं की सूची में नहीं रखा जाएगा। केवल इनको आपदा के समय या राष्ट्रीय संकट के समय ही इनको आवश्यक वस्तुओं की सूची में रखकर सरकार संरक्षित कर सकती है। सामान्य परिस्थितियों में ये खुले बाजार की क्रियाओं के अधीन होगा। इसका मतलब यह है कि अब जो भी व्यापारी चाहे हमसे जितना चाहे सीजन में खरीद ले और जितना चाहे स्टॉक कर ले। अब ये चोरी नहीं मानी जाएगी, काला बाजारी नहीं मानी जाएगी। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी क्राइम को सोशली तौर पे रिकॉग्नाइज कर देना, लेजिटिमाइज कर देना और यह कहना कि यह चोरी चोरी नहीं है।
जैसे कि अगर आप देखें तो 2018 के आसपास 497 धारा को खत्म किया गया था, 377 को धारा को खत्म किया गया, जिसमें कि चरित्रहीनता और समलैंगिक संबंधों को वैध बना दिया गया था। यानी कि वैध का मतलब यह है कि अब ये प्यूनिटिव जो क्राइम नहीं माने जाएंगे, अब इसमें सजा याफ्ता नहीं होगा। कोई किसी की पत्नी के साथ जा सकता है, कोई किसी की पत्नी के साथ संबंधों को बना सकता है, उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। और माँ बाप ने बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिया या बेटी को 2 थप्पड़ मार दिया तो वो भले क्रिमिनल मान लिए जाए, लेकिन अब ये कार्य क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यहां बढ़िया तरीका है कि किसी क्राइम को सोशली रिकॉग्नाइज करवा देना या विधि के द्वारा मान्यता दिला देना, फिर कह देना कि क्राइम है ही नहीं। वही हाल यहां पर किया गया है। अब इनको पूरी छूट दे दी गई है इन वस्तुओं के स्टॉक करने की, तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है और ना ही इसका किसानों से बड़ा नुकसान होने वाला। सीजन में बेचारा बेचता था, वो बेच देगा। अब ये बड़े व्यापारी अच्छी मात्रा में स्टॉक कर ले जाएंगे और फिर उसके बाद जब क्राइसिस उत्पन्न होगा तो फिर क्या ऊंची कीमत तो नहीं बेचेंगे, ये बेचेंगे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आम गरीब जनता को, जो किसान भी हो सकता है और गैर किसान भी हो सकता है, शहरी मजदूर भी हो सकता है, छोटा कर्मचारी भी हो सकता है। यानी अब स्टॉक पे रोक नहीं है। आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष ही प्याज की कीमत काफी तेजी से बढ़ गई थी बाजार में। क्यों बढ़ गई थी भाई? इस कानून के होते हुए बढ़ गई थी। तो अब खैर ये था उस समय की जो ज्यादा स्टॉक करता था वो क्रिमिनल माना जाता था, काला बाजारी के धंधे में इन्वॉल्व माना जाता था और उसको दंड दिया जा सकता था। अब तो स्टॉक करने पे कोई दंड ही नहीं रहेगा। तो ये था पहला अधिनियम जिसपे कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन इसकी कीमत पूरे भारत की जनता को चुकानी पड़ेगी। वो बड़ी मात्रा में स्टॉक करेगा और अपने हिसाब से कीमतें तय करेगा जो है। अब देखें, अब उसकी स्टॉक पे कोई रोक नहीं होगा, वो काला बाजारी का धंधा भी नहीं माना जाएगा। अब आते हैं दूसरा विधेयक जिस पर विरोध हुआ। तो दूसरा विधेयक है कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य विधेयक 2020, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। ये क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इसी को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है। तो यह क्या चीज है? अभी जिसमें विवाद नहीं था उसमें इतना विवाद है। इसकी समस्या क्या है? यानी कि पहला जो बिल देखा वो भी किसके हित में है? पूंजीपतियों के हित में है, जमाखोरों के हित में है, ना कि आम जनता के हित में है। दूसरे विधेयक में क्या बताया जा रहा है कि अब तक होता क्या था कि सरकार के पास एक अपनी मंडी होती थी हर क्षेत्र में, जहां पर किसान गेहूं और चावल जैसी फसलों को ले जाकर के एक उचित मूल्य पर बेचा करता था। उसे मंडी कहा जाता है। उचित मूल्य पर बेचा करता था और यह उचित मूल्य सरकार निर्धारित करती थी, जिसको एमएसपी कहा जाता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यह उस समाजवादी दौर से ही चला रहा था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यानी नेहरू गांधी का दौर हुआ करता था। सरकार इसको खरीदती थी। अब सरकार कह रही है, और जो किसान होते थे वो इस मंडी में बेचने के लिए ही उनके लिए अवसर उपलब्ध थे। सरकार ने इसको इजी कर दिया है, यानी सरलीकृत कर दिया है। सरकार का कहना है कि अब किसान अपने गेहूं और चावल को मंडी के बाहर भी बेच सकता है। ये वन स्टेट वन मार्केट की बात कर रहे हैं, यानी वन इंडिया वन मार्केट की। यानी कि अब तक जो नवनाथ मिश्रा किसान है, इसका गेहूं नजदीक की मंडी में बिकता था। अब नवनाथ मिश्रा इसे पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। थ्योरी को समझिए। इसी को लेकर जो मार समर्थन पे समर्थन आते चले जा रहे हैं। मंडी में क्या होती थी कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जब मैं मंडी में जाता था तो सरकार वहां पर मंडी में बिचौलिया रखती थी। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। पंजाब, राजस्थान आदि में अड़हतिया आदि कहा जाता है उस चीज को। तो वो करती क्या थी कि सरकार एक व्यक्ति को या 2-4 व्यापारियों को मंडी में लाइसेंस दिया करती थी, किससे? किसानों से गेहूं और धान खरीदने की। वह हमसे गेहूं और धान न्यूनतम सपोर्ट प्राइस पे खरीदता था। जैसे मान लीजिए गेहूं की कीमत 1950 रुपए सरकार ने तय कर रखी है, तो वह उस पर खरीद करता था। साथ ही साथ सरकार मंडियों पर टैक्स भी लगाती थी, यानी इन व्यापारियों पर टैक्स भी लगाती थी।
तो इस सरकार का दावा है कि वो जो जिस व्यापारी या जो बिचौलिया खरीद रहा है मंडी में, या अड़हतिया जो खरीद रहा है, वह टैक्स की वसूली किसान से ही करता था, तो किसान इससे प्रताड़ित था। अब लीजिए, अब इस तरीके के टैक्स नहीं लगेंगे। मंडी के बाहर यदि किसान बेच रहा है, तो हम बाहर जाते थे, मैं यूपी का किसान हूं, बिहार के किसान या बंगाल को किसान को बेचता था, तो मुझे शुल्क देना होता था। ये कह रहे कि नहीं, अब खुले बाजार की क्रियाएं होंगी, मंडी में टैक्स रहेगा लेकिन बाहर टैक्स नहीं लगेगा, आप कहीं बेचिएगा। और सरकार बता रही है कि इससे फायदा किसानों को होगा, किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, बिचौलिए किसानों के साथ ठगी नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु, सबसे पहली चीज मैं बता दूं, एक पूर्वांचल और बिहार के जो किसानों के हालात रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश के किसानों के हालात रहे हैं कि हमारे पास इतनी उपज होती ही नहीं है। यहां पर औसत जो है, या तो लघु किसान है या सीमांत किसान है। लघु किसान और सीमांत किसान क्या है कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन है, वे लघु किसान कहे जाते हैं। 1 हेक्टेयर का मतलब हुआ 2.5 एकड़ और 2 हेक्टेयर का मतलब हुआ 5 एकड़। तो इसके बीच के किसान लघु किसान बोले जाते हैं। 1 हेक्टेयर से नीचे वाले किसानों को सीमांत किसान बोला जाता है। अब ध्यान रखेंगे, यानी 2.5 एकड़ से नीचे वाले सीमांत किसान हैं। भारत में लघु और सीमांत किसानों की संख्या 80% से अधिक है। और जब बात पूर्वांचल में चले आ रहे हैं, हमारे क्षेत्रों में, अभी यहां पर कोई आंदोलन तो उभरा नहीं है, बड़े आंदोलन तो उधर ही उभरे हैं, हरियाणा और पंजाब में। तो हमारे यहाँ जो ये लघु और सीमांत किसान हैं, ये साल में कितना उत्पादन करते हैं और खुले बाजार की क्रियाओं के हवाले ये खुद को कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो मैंने बताया कि लघु सीमांत किसानों की संख्या 80% से ज्यादा है। अगर केवल इसमें सीमांत किसानों को देख लें तो उनकी संख्या 68% के आसपास आती है, और लघु किसानों की अगर हम संख्या देखें तो ये मात्र 10% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और फिर आते हैं बड़े किसान। बड़े किसान वे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है। इनको जमींदार कह सकते हैं या बड़े किसान कहे जा सकते हैं। ये समूचे भारत की पूरी जनसंख्या का मतलब किसानों की जनसंख्या का मात्र 4% ही है। और एक बड़ी संख्या किसानों की यह है जो ये 2 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर के बीच में उलझी हुई है। ये ना लघु में ही है और ना बड़े किसानों में ही है। अब देखें तो जो मैक्सिमम किसान है लघु और सीमांत किसान है, मैंने बताया 85%। तो जो लघु और सीमांत किसानों की कुल आय होती है, या गेहूं की फसल हुई या जो भी फसल बोते हैं, 40-50 कुंटल होता है गेहूं के पास। कुछ के पास वो भी नहीं होता, 10-20 कुंटल ही होता है। और जो लघु किसान से थोड़े ऊपर हैं, मान लीजिए इनके पास 100-200 कुंटल ही होता है। तो ये इतने बहुत बड़े ये जमींदार नहीं है कि 4-5 हजार कुंटल पैदा करते हैं। तो अब खुले बाजार में ये किसान क्या व्यापारियों से मोल भाव कर पाएगा? सरकार कह रही है कि किसान, इस विधेयक में जो दूसरा मैं बोल रहा हूं कि सरकार व्यापारियों से मोल भाव करे, किसान व्यापारियों से मोल भाव करेगा और अपने वस्तुओं की कीमत खुद तय करेगा। और यह किसान अब तक बिचौलियों का शिकार हो जाया करता था। बात सही कहा कि हम बिचौलियों का शिकार हो जाया करते थे। अभी मैं खुद ही बता दे रहा हूं कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ गेहूं खरीदने वाला आया और कहा कि गेहूं का भाव 1600 चल रहा है और आप हमको दे दीजिए, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1900 साढ़े 1900 चल रहा है। हमने नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि बाहर से आय का स्रोत है। लेकिन जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनके पास खेती पर ही निर्भरता है और बाहर की भी कोई बड़ी आय नहीं है, तो ये इस बेचने पर मजबूर हो जाते थे। अब सरकार का इन बिचौलियों से छुटकारा मिल जाएगा, अब व्यापारियों से सौदा करेंगे। तो अब प्रश्न यह है कि जब हम इन छोटे छोटे बिचौलियों से ये लघु और सीमांत किसान सौदा नहीं कर पा रहा है, तो ये बड़े व्यापारियों से सौदा क्या खाक करेगा? या फिर इसका दूसरा पहलू है कि व्यापारी अब अपने हिसाब से इन किसानों से सौदा करके खरीद ले जाएंगे, और जो बिचौलिया जो हमारे दरवाजे पे आ करके गेहूं खरीदता, वो भी तो आखिर व्यापारी ही है। अब वो भी लेजिटिमाइज हो गया खरीदने के लिए। और जब 30 कुंटल 40 कुंटल उपज करने वाला किसान है, तो वह किस व्यापारी के साथ कितना सौदा करेगा? उसके सामने समस्या है, लड़की की शादी करनी है, तीज भेजना है,
उसकी महीने का खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो जिस औने पौने भाव दाम में ये व्यापारी खरीदना चाहेगा वो इसको मजबूर कर देगा और इसकी अपनी मजबूरी और आवश्यकता सस्ते गेहूं को बेचने के लिए प्रेरित करेगी। ये बड़े व्यापारियों से क्या सौदा करेगा। और दूसरी समस्या है कि जो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेच सकते हैं, इंटरनेट से बेच सकते हैं, ऐसे बेच सकते हैं, वैसे बेच सकते हैं। जनाब, हमारी आय का स्तर इतना नहीं है कि हम इंटरनेट से 4 कुंटल या 10 कुंटल गेहूं मद्रास के व्यापारी को बेचें। यानी लघु सीमांत किसान की बात कर रहा हूं, इस चीज को गौर करिएगा। हमारे का मतलब यह संदर्भ है लघु और सीमांत किसान से है। अब देखिए, यह बड़ा किसान ही हुआ, तो अगर मैं बड़ा किसान ही हूं, मान लीजिए है 100-200 कुंटल अगर गेहूं मेरा पैदा भी हो रहा है, तो इसके लिए क्या मैं मद्रास के व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा बेचने के लिए? 20-25 कुंटल वाले की क्या दशा होगी, 40-50 कुंटल वाले की फिर क्या दशा होगी। ये अगर इंटरनेट पे गेहूं बेचता है तो जो मद्रास का व्यापारी आएगा 40 कुंटल गेहूं ले जाने, तो वहां से यहां का ट्रक का किराया आप जोड़ लीजिए या ट्रैक्टर का भाड़ा जोड़ लीजिए, तो उसको वो जो अगर लाएगा तो किसके ऊपर लगाएगा? या तो मेरे ऊपर लगाएगा, किसानों के ऊपर लगाएगा। और यदि हम पे नहीं लगाया, सरकार कह रही है कि अधिक मूल्य मिलेंगे, तो यदि बड़े किसानों के ऊपर या छोटे किसानों के ऊपर नहीं लगाया, उसने अपना भाड़ा लगाया है और मुझे सरकारी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उतना दे भी दिया है उसने, या उससे 150 अधिक दे भी दिया है, और वो अपना ट्रैक्टर का भाड़ा, ट्रक का भाड़ा अगर जोड़ लेगा, तो उसको जब बाजार में बेचेगा तो उपभोक्ता के रूप में भी तो हम ही हैं। 80% जनसंख्या खेती पर ही निर्भर करती है। मान लीजिए मैं गेहूं बो रहा हूं, पंजाब वाला मक्का बो रहा है या बिहार वाला मक्का बो रहा है, तो वो मक्का जब लेकर के आएगा व्यापारी, तो मुझे किस कीमत पे बेचेगा? यानी एक तरफ मैं गेहूं में 50 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा, तो दूसरी तरफ यदि उससे मक्का खरीद रहा हूं तो किसान के जरिए नहीं खरीद रहा हूं, व्यापारी के जरिए खरीद रहा हूं, तो व्यापारी दुगनी तिगनी कीमत पे फिर मुझे बेचेगा। तो मेरा इधर का 50 का प्रॉफिट उधर 100 लॉस में फिर चला जाएगा। सीधी सी बात है भाई कि जिसके पास 10, 25, 30, 40 कुंटल है वो जर्मनी, अमेरिका के व्यापारी को नहीं बेच पाएगा, मद्रास के व्यापारी को नहीं बेच पाएगा। ना व्यापारी इतना बड़ा रिस्क लेगा, ले भी लिया तो वो उसकी कीमत कहीं ना कहीं गरीब जनता से ही वसूलेगा। यानी बाजार में कीमतें और महंगी होंगी वस्तुओं की। कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार खरीदती थी तो इसका भय कम हुआ करता था। और यदि सरकार लग ही रहा है कि किसान बार्गेनिंग कर ले जाएगी, तो भाई आप ही क्यों नहीं बार्गेनिंग कर ले जा रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य भी रखूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं आपको छूट दे रहा हूं कि आप बाहरी व्यापारियों को बेचिए। तो आप ऐसा करिए ना कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर आप खरीद लीजिए हमसे। हम बड़े व्यापारियों से सौदा नहीं कर सकते। एक भेड़ क्या भेड़िए से सौदा करेगा? आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, सारी शक्तियां हैं, तो आप क्यों नहीं हमसे 1950 गेहूं लेकर के, या जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप हमें दे रखे हैं उस पर हमसे खरीदारी कर ले। आप इन बड़े व्यापारियों को बेच दीजिए, हमसे डायरेक्ट मत उलझाइए, क्योंकि हम तो ठहरे भेड़। कुछ भेड़ खुश हो सकते हैं, कुछ किसान खुश हो सकते हैं औपचारिक तौर पे, लेकिन अगर भेड़ अगर खुश भी हो गई है और कह दिया गया तुम जाओ भेड़िए के साथ प्रतियोगिता करो या उससे टकराओ, तो भेड़ और भेड़िए की लड़ाई में भेड़ ही मारा जाएगा, क्योंकि उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होगी, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है और व्यापारी उसको अपने जाल में उलझा ले जाएगा। तो आप क्यों नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आप ही खरीद ले जा रहे हैं? आप कह रहे कि नहीं है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप बेच दीजिए। फिर यहां पर आपने भ्रम पैदा किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो आपकी खरीद होती है वह अधिकतम 6 से 7% अनाज की ही होती है। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे 6 से 7% की ही खरीद करते हैं तो हम मजबूर होते हैं बिचौलियों को बेचने के लिए। अब तो उनको आपने लेजिटिमाइज भी कर दिया। जो दरवाजे पे आके हमसे 2-4 कुंटल ले जाते थे औने पौने दांव पे, तो अब ये व्यापारी हमसे किस कीमत पे खरीदेगा? आप एक काम करिए कि ये सुविधाएं बाहर की रहने दीजिए, हमसे मत दीजिए, या देना है तो दीजिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप कह रहे हैं नहीं हटेगा, आप इसको गारंटेड कर दीजिए कि कोई भी व्यापारी, कोई भी बिचौलिया या कोई भी व्यापारी जो है किसी भी किसान से यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम दाम पे गेहूं खरीदता है, चावल खरीदता है या जो दलहन तिलहन खरीदता है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। तब किसान जाकर के हम किसान संतुष्ट होंगे आपके इस कानूनों से।
यदि आप वास्तव में ही चाहते हैं हमारी आय बढ़े, हमें इन भेड़ियों के हवाले नहीं छोड़ना चाहते हैं, या भेड़ को भेड़ियों के हवाले नहीं छोड़ना चाहती है सरकार, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आप खरीदारी बढ़ाइए। जो 6% है इसको 100% तक लाइए, 90% तक लाइए और कहिए, या फिर आप इसी विधेयक में आप एक गारंटी क्यों नहीं दे दिए कि कोई भी व्यापारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम नहीं खरीदेगा। आपने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी। ये चीजें स्पष्ट कर रही हैं कि आप किसानों से ज्यादा हितैषी इन व्यापारियों के हैं, कि जो किसान की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठा करके अपने हिसाब से मूल्य तय करेगा। यहां किसान नहीं तय कर पाएगा, कमजोर कभी नहीं शक्तिशाली से बार्गेनिंग करवा सकता है। उसकी समस्याएं हैं शादी विवाह, परिवार, भूखमरी, गरीबी, नाती का एडमिशन कराना है, पोती की शादी करना है, मजबूर होगा बेचने के लिए, चाहे जितना भी बड़ा व्यापारी आ जाए, तो कीमत किसान ही चुकता करेगा। तो यदि आप वास्तव में हितैषी हैं, जिसपे विवाद उठ रहा है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दीजिए, तब हम मानेंगे कि हाँ ये किसान के हितैषी बिल है। अन्यथा यह बिल किसी भी रूप में किसान की हितैषी नहीं है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकी का लोअर पहन करके आ करके डिबेट कर देना, या ये बता देना कि नहीं सरकार ने तो बहुत अच्छा किया है, अरे ऐसे बोल रहे हैं कि सब कुछ सिंपल निकल जाएगा, और तो एक कुतर्क दे रहे कि ऑनलाइन बेच सकता है किसान। अरे कैसे ऑनलाइन बेच सकता है? एक बड़ी संख्या में किसान शिक्षित है भी नहीं, और ऑनलाइन 4 क्विंटल 5 क्विंटल गेहूं, वही जो मैंने अभी प्रॉब्लम बताई, वो सारी उभर करके सामने आएंगी। ये कोई जॉकी का अंडरवियर थोड़े ही है कि नहीं यार मैं तो जो है अमेजोन से खरीद लूंगा, इससे खरीद लूंगा, और लेकर के आया और एक डब्बे में ले आकर के दे दिया, का सर 300 रुपए दे दीजिए। इसमें ट्रैक्टर, टाली, इन सारी चीजें जुड़ती हैं, उसकी कीमत वसूलेगा व्यापारी कंज्यूमर से। यदि वो नहीं, उससे नहीं वसूला तो आपसे, यानी हम किसानों से वसूलेगा। कंज्यूमर भी गरीब है, किसान और मजदूर ही तो है मैक्सिमम कंज्यूमर। 90% लोग जनसंख्या गरीबी के नीचे है, या गरीबी रेखा के जस्ट ऊपर है। देश के 10% संसाधनों पे पूंजीपतियों का नियंत्रण है, तो कौन चुकता करेगा? यानी कीमतें बढ़ेंगी, बहुत बढ़ेंगी। अगर ये चीजें उभर करके सामने आ रही है तो पूंजीपति इसमें बड़ा मुनाफा कमाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप पहले गारंटेड करिए, तब हम मानेंगे कि आप किसानों की हितैषी, वरना किसानों को बरगलाने के सिवा इस विधेयक में बाकी कुछ नहीं है। अब हम आते हैं इसी में जो है अगली चीज को लेकर के। इसी विधेयक की धारा 4 है। धारा 4 क्या कह रही है कि जो किसान है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मंडी से बाहर अपने सामान का क्रय कर रहे हैं, या विक्रय सामान को बेच रहे हैं, क्रय विक्रय का जो भी कार्य कर रहे हैं व्यापारी और किसान, तो ऐसी परिस्थिति में व्यापारी 3 दिन के भीतर इस मूल्य को चुकता करेगा। यह भी एक हास्यास्पद मामला है कि लघु और सीमांत किसान जो किसी तरीके से अपनी परवरिश कर रहा है, या बड़ा किसान ही हुआ, थोड़ी अच्छी स्तर भी हो गई, तो बड़े कैपिटलिस्ट और ग्लोबल मार्केटिंग के व्यापारियों के साथ एक तो बार्गेनिंग नहीं कर पाएगी, और इस मुद्दे पर कैसे उलझेगी। जैसे मान भी लीजिए आपने कहा कि जनाब आप तो जो है महाराष्ट्र को अपनी फसल बेच सकते हैं, गुजरात को बेच सकते हैं, तो जो गुजराती व्यापारी आएगा हमारी फसल को ले जाने के लिए, उसने कह दिया कि हम 3 दिन बाद आपका पैसा पे करेंगे, तो मैं देवरिया में बैठ करके अपनी फसल बेच दिया, 3 दिन बाद आखिर मैं उससे कैसे वसूलूंगा? क्या मैं गुजरात जाऊंगा? तो जितने की मेरी फसल नहीं बिकी, उतने का तो मेरा आने जाने का किराया और उससे विधिक रूप से टकराने की लागत कौन भरेगा? अब तक हम मंडी में बेच देते थे या बिचौलिया बेच देते थे, तो वो हमारा क्षेत्रीय होता था, उसका पकड़ करके वसूली की जा सकती थी। लेकिन इन बड़े व्यापारियों से वसूली कैसे करेंगे, सरकार ने यह नहीं स्पष्ट किया, या यह विवाद कैसे सुलझाया जाएगा, और वो कोर्ट कचहरी का खर्चा कौन भरेगा अगर किस तरीके की नौबत आ जाती है, व्यापारी पैसा देने से मना कर देता है या 3 दिन बाद मुकर जाता है, तो आपने यहां स्पष्ट नहीं किया है। ये सारे पॉइंट हैं जो दूसरे विधेयक के विरोध के कारण, इसीलिए हरियाणा और पंजाब के किसान जो कि बड़े किसान हैं और बुद्धिमान भी हैं, ये अरबपति खरबपति नहीं है, फिर भी बुद्धिमान है, और ये अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पता नहीं कहां चेतना पूर्वांचल और बिहार के किसानों की मरी हुई है कि वह दिन भर टीवी चैनल पे बैठ करके रिया चीन देखते हैं, और बीच में इतने बड़े बड़े कानून पारित हो जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि इसमें होना क्या है और इसमें हमारा क्या लाभ है, क्या नहीं लाभ है। और कोई बैठ में आकर के जो है जिसने कभी खेती की ही नहीं, वो सोशल मीडिया पे यस नो वेरी गुड एक्चुअली करके बता रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो किया बिल्कुल आसान है।
ऑनलाइन है, सब कुछ इजी है। अरे ऐसे नहीं होता है भाई, जमीन पे उतरना पड़ता है इन चीजों के लिए। अब आ रहा है तीसरी समस्या। तीसरा जो विधेयक आ रहा है, यानी तीसरे विधेयक पे आ गए। तीसरा विधेयक आ रहा है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता एवं कृषि सेवा विधेयक, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इस विधेयक में क्या विवाद उभर करके आया? इसी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात का मतलब यहां क्या उभर करके आ रहा है कि यहां सरकार कह रही है किसान चाहे तो अपने खेती को व्यापारियों को लीज पर दे सकता है या व्यापारियों के साथ समझौता करके अपनी फसलें बेच सकता है। किसानों के मन में या विपक्ष ने एक बरगलाने का प्रयास यहां किया कि इससे जो है व्यापारी किसानों की जमीनें हड़प लेंगी। हालांकि सरकार ने ट्वीट पे ट्वीट किया, इसके नेताओं ने, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला और होने वाला भी नहीं है। मैं भी इस बात से ताल्लुक रखता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी समस्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इसमें उभर करके जो आ रही है वो क्या है कि सबसे पहली चीज तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो लफड़ा उभर के आ रहा है कि 2019 की एक घटना है। पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के एक क्षेत्र में 9 किसानों के ऊपर मुकदमा कर दिया। मुकदमा किस बात को था कि एक जो है FC5 करके आलू की वैरायटी है, उन किसानों ने बो दिया था। पेप्सिको ने कहा कि नहीं, इस वैरायटी का आलू किसान नहीं बो सकते हैं। क्यों नहीं बो सकते हैं? क्योंकि इस वैरायटी का प्रयोग जो पेप्सिको कंपनी है वो अपने लेस चिप्स के लिए करती है और इस पे उसने 2016 में पेटेंट करा रखा है और इस पेटेंट के अनुसार केवल वही किसान इस आलू को बोएंगे जिसके साथ पेप्सिको ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इस पे मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा क्योंकि इन विधेयकों से मुद्दा भटक जाएगा, वैसे भी लेक्चर लंबा चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये किसान आंदोलित हुए। हालांकि गुजरात में किसान संगठन काफी ज्यादा सक्रिय थे, इतने हमारे पूर्वांचल में नहीं है, बिहार में नहीं है। और जब ये आंदोलित हुए तो पेप्सिको को अपना मामला पीछे वापस लेना पड़ा, मैटर सुलझ गया। वैसे ही चीजें हमारे साथ भी आएंगी कि जब ये बड़े व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट करने आएंगे तो पता चला होगा कि कोई किसी फसल को लेकर के हमें तुरंत का लाभ दे सकता है, लालच दे सकता है, लेकिन दूसरे किसानों को मजबूर कर सकता है कि आप वैसी चीजें ना करें क्योंकि हमने फला वस्तु के ऊपर अपना पेटेंट लिया हुआ है, केवल हमारे किसान ही बोएंगे। और उन किसानों की मजबूरी कुछ ऐसे समझिए जैसे नील की खेती वगैरह का दौर हुआ करता था। तो सरकार ने इस पर से अपनी स्पष्टता नहीं दिखाई है कि इसको कैसे सॉल्व करेगी। और एक और साधारण सी बात बता दूं कि अगर बाई चांस इतनी जटिलताएं ना भी हो, बहुत अच्छा ही हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारे यहाँ पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश या बिहार के किसान पहले से करते चले आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो किसान अपने घर पे नहीं है, किसी कारणवश खेती नहीं कर पा रहा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही है। हमने भी माना भाई सही है, लेकिन हम तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। यहां पर अधिया और कुतिया जैसी प्रणालियां पहले से विद्यमान है और इस अधिया और कुतिया से फायदा क्या होता है हमें, और आपके बिल को यहां लाना यहां निरर्थक सा हो जा रहा है कि अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई बड़ा किसान हूं और मैं गांव नहीं रहता हूं या खेती नहीं करता हूं या हम लोग गांव नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी गांव के जो दूसरे लोग हैं वो हमारा पटदार हो सकता है या फिर हमारा आसामी हो सकता है। जो जमींदारी के दौर में हम लोग की जमीनों पे पैसे होते हैं, ऐसे लोगों को आसामी कहा जाता है। हम उसको वो जमीनें दे देते हैं कुतिया पे, वो हमको एक कट्ठा में दे देता है 14 किलो 15 किलो। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मुझे भी फायदा हो रहा है और साथ ही साथ उस गरीब किसान को भी फायदा हो रहा है, चाहे वो मेरे भाई पटदार के रूप में हो, चाहे वो हमारे आसामी के रूप में हो या फिर वो हमारा कोई शिष्य चेला आदि हो। सिंपल सी बातों को समझें, यानी मेरे साथ साथ एक गरीब के परिवार का पेट भी पल रहा है उस अधिया कुटिया से। यही कॉन्ट्रैक्ट है हमारा जो है। तो मैं भी खुशहाल हूं और वह भी काम भर का खुशहाल तो कोई नहीं है यहाँ, क्योंकि सरकार ने आज तक MSP पर खरीद ही नहीं पूरी की। अब मैं बोल रहा हूं कि गारंटी दी, तो गारंटी का भी अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। तो कम से कम उसकी परवरिश हो जा रही थी। अब जब बड़े व्यापारी आकर के नवनाथ मिश्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले जाएंगे तो आखिर इन गरीबों की रोजी रोटी कौन चलाएगा? ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसी तरीके से अपनी परवरिश कर ले जा रहे थे हमारे साथ, अधिया कुटिया पे जोत बो करके रोटी दाल एक टाइम का गुजारा कर ले जा रहे थे, इनके मुंह से तो वह भी नहीं वाला छूटा है।
और ये भी कहीं ना कहीं ये वास्तव में कौन है, यही सीमांत किसान हैं जिनकी संख्या कुल जनसंख्या के किसानों के लगभग 68% तक है। और इसमें से मैक्सिमम 0.3 हेक्टेयर के जोतदार हैं या इतने के भी नहीं बचे। तो ये बेचारे इसी आशा में रहते हैं कि फला आदमी हमारे गांव का जो बाहर रह रहा है तो हो सकता है वो हमसे अधिया कुतिया दे दे तो हमारा भी काम चल जाएगा। उस आदमी का भी काम चल जा रहा है, बाहर काम मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, दिल्ली कलकत्ता बंबई जाके या किसी अच्छे पद पर ये कमा रहा है, और साथ साथ उसकी खेती बाड़ी में जिया कुतिया चल रही है, इनका भी काम चल रहा है, और जो बेचारा ले रहा है उसकी भी परिवार की परवरिश चल रही है। साथ ही साथ इससे एक सोशल फैब्रिक बना हुआ है, यानी सामाजिक ढांचा, ताना बाना जिसे कहा जाता है। हम एक यूरोपियन सोसाइटी की तरह मास सोसाइटी में अभी तब्दील नहीं हुए हैं। घर आने पे हमारी इज्जत होती है, वो शिष्य हुआ या हमारा आसामी हुआ या ये लोग हैं पटदार हैं, ये सभी इज्जत की निगाह से देखते हैं ऐसे किसानों को, या उम्मीद लगाए देखते हैं आने पर 2 रोटी दे देता है। अब वो बाहर का व्यापारी आकर के हमारे खेत का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, हम अपने गांव में घुसेंगे तो घुसते वक्त पानी भी पीने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस ताने बाने को भी अगर हम किसान थोड़ा सा ध्यान रखें तो हमारे लिए ये निरर्थक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला मैटर। इसमें कोई बहुत बड़ा हमें लाभ नहीं होने वाला, और पूंजीपति तब तक हमको नहीं देगा जब तक उसका लाभ नहीं होगा, और उसका ज्यादा लाभ होगा तो हमारे लाभ की तो आप उम्मीद ही मत करिए कि हमको वो कितना लाभ देगा। तो सोशल फैब्रिक को मेंटेन रखने के लिए भी देखा जाए तो ये जो प्रणाली जो कॉन्ट्रैक्ट वाला तीसरा विधेयक लेकर के एक निरर्थक है। एक तो पहली समस्या है, अगर वो समस्या नहीं भी तो दूसरी इसकी निरर्थकता में आ रही है। हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, अगर ये नई प्रणाली या बड़े व्यापारी आकर हमारे खेतों को लीज पर ले गए तो ये बेचारे गरीब और भूखे मरेंगे। दूसरी समस्या इसमें क्या है कि वैसे भी ये बड़े व्यापारी हमारे चीजों को कब्जा नहीं कर सकते, जो विपक्ष भरमाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके खेत इधर उधर कट्ठा पट्टा पर बताए हुए, कहीं 4 कट्ठा है, कहीं 10 कट्ठा है, कहीं 1 बीघा है, इस तरीके से। तो काफी सी बात है, उसको एकत्र करना और भी मुश्किल है कि इकट्ठा करके ये व्यापारी आकर के अपना जो है खेती कर ले। हालांकि ये बात अलग है कि हरियाणा पंजाब में सफल हो जाए, पूर्वांचल में तो तीसरे विधेयक की बहुत बड़ी कोई प्रासंगिकता दिखाई नहीं दे रही है। तो अब आप किसानों की समस्याओं को समझ गए होंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं इन विधेयकों के भीतर, इसीलिए किसान आंदोलित है। और हमारे आंदोलन का सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि हमें इन व्यापारियों के हवाले करने से पहले आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद बढ़ाइए। और आप क्यों नहीं खुद ही इन व्यापारियों को बेच सकते हैं, आपके पास सेना है, पुलिस है, कानून है, आप इनसे निपट सकते हैं हमसे बेहतर तरीके से। छोटे भेड़ बड़ी भेड़ियों से नहीं निपट सकते हैं, चाहे जितनी भी स्वतंत्रता दे, भेड़िया भेड़ को खा जाएगा, तालाब की बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। सीधा सा ये व्यवहारिक समस्या है जिसको जो लोग सिद्धांत पे इस बिल का समर्थन कर रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। एक किसान के रूप में मैं इन किसान आंदोलनों का तब तक समर्थन करता हूं जब तक सरकार इसका सही निदान नहीं ले आती है या न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देती है और इससे नीचे की खरीद को अपराध घोषित नहीं कर सकती है। और मैं साथ ही साथ अपने सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप इस बिल का विरोध करिए। पास भी अगर हो जाता है, अगर यह एक्ट का रूप दे भी देता है, तो आप कोशिश करिए इन व्यापारियों के चंगुल से बचने के लिए। आप अपने समाज के ताने बाने या सोशल फैब्रिक को बनाए रखिए। कब तक सरकारें या पूंजीवादी सरकारें हमारा शोषण करेंगी या हम किसानों का अहित करेंगी? ये केवल बीजेपी की समस्या नहीं है। 1991 के बाद से ही, जब से एलपीजी मॉडल लागू हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ इस तरीके के षड्यंत्र करते जा रहे हैं और बड़े व्यापारियों के चंगुल में किसान फंसता जा रहा है। इसको जनरली मैंने अपनी क्लास में भी पढ़ाया होगा। जो मेरे विद्यार्थी अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर, तो डिटेल में इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स बताए थे। तो यह बिल वहां पे आपको काम करेगा एक व्यू बनाने में। हालांकि वहां पे मैं एक प्रोफेशनल लेक्चर लूंगा, लेकिन ये हमारा मुद्दा है। मैं किसान पुत्र के रूप में ही इसको रखा हुआ हूं, ना कि किसी फैकल्टी, किसी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में इस विधेयक को रखा हूं। और ये किसान के रूप आंदोलनों को मैं सदैव समर्थन करता रहूंगा। और पूर्वांचल और बिहार के लोगों से भी, किसानों से निवेदन है, और जो किसान नहीं है, गरीब ग्रामीण हैं, आपके हित इससे बड़े प्रभावित हो रहे हैं भाई। आप भी उन आंदोलनों का समर्थन करिए, सोशल मीडिया पे करिए। उनके बेटे जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस आंदोलनों को समर्थन करिए। बाकी आप जो राष्ट्रवादी, ये पूंजीवादी मीडिया जो रिया 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 चीन पाकिस्तान के लिए छोड़िए भाई। हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है, वो निपट लेगी चीन से। 62 में एक माना कि चीन से हारे, 62 के बाद मोदी थोड़े आ गए थे, 68 में भी भारत की सेना ने चीन को ढूल छटाया।
71 में पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने बांटा। मैं कोई कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि ऐसे विधेयक का समर्थन कांग्रेस भी करती रही है। यहाँ जो मोदी कह रहे हैं कि ये वो, आप टीवी पे दिन भर चिपके रहते हैं, चीन चीन रिया भरमाया जा रहा है आपको। 1984 में 1986 में सियाचिन की चोटियां, बेलाफोंडा की चोटियां जब कब्जा हुई, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हाथ से छीना, तो क्या मोदी जी थे उस वक्त? राजीव गांधी की सरकार थी। तो यह राजीव गांधी या मोदी का मैटर नहीं है, हमारी सेना इतनी काबिल है, वह सीमा की सुरक्षा कर लेगी, तोड़ देगी चीन को। भूल जाइए आप ऐसे मुद्दों को, दिन भर ऐसे मुद्दों में उलझे रहते हैं और आप अपने वास्तविक समस्याओं से किनारा कर लेते हैं। आप ही की वजह से इनकी टीआरपी बढ़ती है, दिन भर एक ही मुद्दा, दिन भर एक ही मुद्दा। हमारा जवान सशक्त है और जिस दिन युद्ध हुआ हम साथ में खड़े रहेंगे। बस ध्यान रखिए कि ये पूंजीवादी राष्ट्रवादी मीडिया, इसके चक्कर में जो सरकार की जो मूल हरकतें हैं उससे हमारा ध्यान ना भटकाने पाए। तो इसी के साथ मैं अपने सब्जेक्ट पे, अपने विषय को विराम लगाना चाहूंगा। फिर मिलूंगा नए विषय और नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।